नमस्कार साथियों, मैं नितिन उपाध्याय टेस्ट वाला 2.0 परिवार में आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एसएससी जीडी 2026 का आप लोगों के सामने जो है पूरी गागर में सागर सीरीज जो है यहाँ पर आप लोगों के सामने चालू की गई है। रोजगार पब्लिकेशन का द्वारा जो है ये बुक लॉन्च की गई थी, जिसमें 20 फरवरी के पहले हम लोग पूरे गागर में सागर सीरीज का संपूर्ण रिवीजन आप लोगों के सामने करवाएंगे। जो हमारी टीम ने आपसे प्रॉमिस किया है उसके तहत हिंदी को पूरा हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है, साथ में इसकी मैराथन भी हमने डाल दी है। जो भाई हमारे उस वीडियोस को नहीं देखे हैं वो नीचे जाएं, नीचे जाकर एक प्लेलिस्ट बना दी गई है हमारे चैनल पे एसएससी जीडी 2026 में हिंदी की। उस पे जाएंगे, सभी वीडियोस उनको 1 बाय 1 मिल जाएंगी। और अगर मैराथन देखना चाह रहे हैं तो 3 से 3.5-4 घंटे की मैराथन वीडियोस भी डाल दी गई हैं, आप उसको बाकायदा देख सकते हैं, है ना। और अपना 20 नंबर जो है एसएससी जीडी का पक्का कर सकते हैं इसमें से। 80 नंबर के पेपर में हिंदी का वेटेज बहुत ही क्रिटिकल होता है, बहुत ही माइन्यूट पॉइंट का होता है। आप ये समझ लीजिए कि कम टाइम में ज़्यादा अचीवमेंट अगर किसी को करना होता है तो हिंदी पे फोकस करते हैं, ठीक है। कोई सा भी एग्जाम हो, क्योंकि हिंदी आ रहा है तो अच्छी बात, नहीं आ रहा है तो कोई बात ही नहीं है ना। इसलिए 20 नंबर की पूरी गारंटी हमारी टीम ने ली है, इसलिए कि जो भी गागर में सागर सीरीज का है वो पूरा हम लोग 20 नंबर का आप लोग का पूरा पक्का करवाए हैं यहाँ पे, ठीक। और बहुत जल्द ही आपको मैराथन जो है मैथ की भी मिल जाएगी, बहुत ही जल्द आपको रीजनिंग की भी मैराथन मिलेगी, बहुत ही जल्द आपको जीएस की भी मैराथन सभी चीज़ों की मिल जाएगी, ठीक। तो आज आप लोगों के सामने जो है पॉलिटीज़ का वीडियो पढ़ने वाला है ना। इसके पहले इसकी वीडियोज़ में हम पॉलिटी में ऑलरेडी 2 क्लास इसकी ले चुके हैं पॉलिटी की, है ना। ये आज तीसरी क्लास है, आपातकालीन उपबंध के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इसमें, ठीक। 2 वीडियोज़ अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो नीचे चले जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक भी होगी, तो वहाँ से आप पिछली 2 वीडियो पॉलिटी की देख सकते हैं, उनको रिवीजन कर सकते हैं, है ना। और आपसे प्रॉमिस करता हूं कि पॉलिटी का भी बहुत जल्द ही इसका भी आपका एक गागर में सागर का संपूर्ण मैराथन इस पॉलिटी का भी लेके आएंगे हम लोग, ठीक। तो आप उसके लिए निश्चिंत रहिए, ये टेस्ट वाला 2.0 परिवार का आपसे प्रॉमिस है ना। टेस्ट वाला 2.0 परिवार का प्रॉमिस है आपसे, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। कह रहा है पहला, आपातकालीन उपबंध। भारतीय संविधान के भाग 18 में, ये डायरेक्ट पूछता है भाग 18 में आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक आपातकाल को दिया गया है ना। 352 है, 356 है ना, 352 है, 356 है और 360, ये 3 चीज़ है। ये जो है राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में 352 कहता है, ये राष्ट्रपति शासन के बारे में बात करता है और ये वित्तीय आपातकाल के बारे में बात करता है, ठीक है। तो ये तीनों श्रृंखलाएं आपके सामने मौजूद हैं, ओके। आगे क्या कह रहा है? कह रहा है कि भारत में आपातकाल की घोषणा केवल और केवल राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। आगे राष्ट्रीय आपातकाल क्या है? 352 में कह रहा है कि अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया जाता है, ठीक है ना। सशस्त्र विद्रोह की जब बात आएगी तो वहाँ पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाएगा। मूल संविधान में सशस्त्र विद्रोह के स्थान पर आंतरिक अशांति शब्द, जिसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा बदला गया था, ये याद रखना कि आंतरिक अशांति का मतलब क्या होना चाहिए? सशस्त्र विद्रोह होना चाहिए, तभी उसको आंतरिक अशांति माना जाएगा, अदरवाइज नहीं माना जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसी चीज़ का मिसयूज करके इंदिरा गांधी जी ने 1975 में, है ना, 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया था 2 साल का, जो देश के लिए बहुत ही कष्टदायी विषय अपने आप में था, ठीक है। आगे क्या कह रहा है? कह रहा है कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा संसद के दोनों सदन में 1 माह के भीतर अनुमोदित किया जाना आवश्यक है। अगर राष्ट्रपति शासन लग गया तो उसको संसद में, राज्यसभा और लोकसभा दोनों में 1 महीने के भीतर में पारित होना ही होना चाहिए। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 अपराधों के लिए दोष सिद्धि एवं प्राण व दैहिक स्वतंत्रता को निलंबित नहीं किया जा सकता। मतलब आर्टिकल 20 और 21 यही 2 आपके पास सेफ रहते हैं, इसके अलावा कोई भी आर्टिकल आपका सेफ नहीं बचता है, ठीक है ना। हाँ, तो आगे क्या कह रहा है? इसके बाद कह रहा है कि भारत में अब तक 3 बार, 1962 में युद्ध के समय, 1971 का जब युद्ध पाकिस्तान से हुआ था तब, और 1975 में जब लगाई थी इंदिरा गांधी, 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है, ठीक है ना। 352 के तहत लगा हुआ है, राइट। आगे क्या कह रहा है? राष्ट्रपति शासन के बारे में बात कर रहा है। राष्ट्रपति शासन के बारे में कह रहा है, राज्यों में संवैधानिक तंत्र जब विफल हो जाते हैं तो आर्टिकल 356 का यूज करके राष्ट्रपति वहाँ पे शासन लग जाता है। राष्ट्रपति का शासन की घोषणा संसद द्वारा 2 माह
का टाइम मिलता है। 2 माह के भीतर स्वीकृति उसकी मिलनी चाहिए, कम से कम, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 माह। किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन अधिकतम 3 वर्ष तक, विशेष परिस्थितियों में इसको बढ़ाया जा सकता है, लेकिन अधिकतम इसको 3 वर्ष तक ही रखा जा सकता है। ठीक है। सबसे ज़्यादा राष्ट्रपति शासन का प्रयोग 1951 में सबसे पहले पंजाब राज्य में किया गया था। कहाँ पे? पंजाब राज्य में सबसे पहले किया गया था। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के अंतर्गत है। देश में वित्तीय स्थिरता या साख को खतरा होने पर अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। वित्तीय आपातकाल की घोषणा को संसद 2 माह के भीतर मंजूरी मिलना अनिवार्य होता है, इसको भी 2 माह के लिए। भारत में अब तक एक बार वित्तीय आपातकाल लागू नहीं हुआ है, एक बार भी नहीं लगा है अभी। वित्तीय आपातकाल के दौरान उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में कटौती की जा सकती है ना। अगर वित्तीय आपातकाल लगा है तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, इन दोनों के वेतन में, इन सबके भी वेतन में कटौती होगी। अदरवाइज कुछ भी देश में हो जाए, इनके वेतन और भत्ते में या इनके मिलने वाली सभी सुख सुविधाओं में किसी भी प्रकार की कटौती नहीं की जा सकती। केवल वित्तीय आपातकाल एक ऐसा पॉइंट होता है। ठीक है ना। आगे क्या कह रहा है? वित्त आयोग एवं संवैधानिक प्रावधान एवं गठन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। ठीक है। वित्त आयोग एक संवैधानिक और अर्ध न्यायिक निकाय है, एक संवैधानिक और अर्ध न्यायिक निकाय। वित्त आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? भारत के राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति द्वारा सामान्यतः हर 5 वर्ष पर आवश्यकता अनुसार उससे पहले वित्त आयोग का गठन किया जा सकता है। ठीक। राज्य वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 243(1) पंचायत के लिए और 243(y) है ना, नगर पालिकाओं के लिए किया जाता है वित्त आयोग का गठन। ठीक है। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। मतलब कुल वित्त आयोग की संख्या कितनी होती है सदस्यों की? 5 होती है। कितनी होती है? 5 होती है। आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति, और दूसरा कोई नहीं करेगा। ठीक है ना। आगे क्या कह रहा है? कार्य के बारे में इनके देखते हैं। कार्य एवं रिपोर्ट क्या होता है? वित्त आयोग का मुख्य कार्य केंद्र और राज्यों के बीच कर का शुद्ध आगम व वितरण करना होता है। मतलब कितना आ रहा है दोनों के बीच में और उनका वितरण कैसे हो रहा है, उनके बारे में बात हो रही है। ठीक है। आगे कह रहा है कि भारत की संचित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान देने के सिद्धांतों को वित्त आयोग ही तय करता है। कौन तय करेगा? वित्त आयोग तय करेगा। ओके। कह रहा है वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। किसको सौंपेगा? राष्ट्रपति को सौंपेगा, है ना। राष्ट्रपति वित्त आयोग की रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाने का काम करते हैं। दोनों सदन में, राज्यसभा और लोकसभा दोनों जगह। महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या है इसमें? वित्त आयोग को प्रथम अध्यक्ष 1951 में गठित थे केसी नियोगी जी थे। कौन? केसी नियोगी। 14वें वित्त आयोग कौन थे? वाई.वी. रेड्डी जी थे। 14वें वित्त आयोग कौन थे? वाई.वी. रेड्डी। और 15वें वित्त आयोग 2021 से 2026 के अध्यक्ष कौन है? एन.के. सिंह हैं। कौन है? एन.के. सिंह, है ना। एन.के. सिंह जी हैं। क्या है? हाल ही में गठित 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया को बनाया गया है। 16वें वित्त आयोग कौन है? अरविंद पनगड़िया जी हैं। ठीक है ना। नीति आयोग के बारे में, नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया है। नीति आयोग की योजना आयोग का स्थान मिला था। किसका? योजना आयोग का स्थान। नीति आयोग का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग भारत सरकार का मुख्य थिंक टैंक है। क्या है? थिंक टैंक है। यह एक गैर संवैधानिक निकाय है। क्या है? गैर संवैधानिक निकाय है नीति आयोग। नीति आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नीति आयोग राज्यों के लिए विभिन्न सूचकांक जैसे इनोवेशन इंडेक्स, हेल्थ इंडेक्स, स्कूल एजुकेशन क्वालिटी, इन तमाम चीज़ों के बारे में बताता है ना। आगे देखते हैं हम लोग इसी में आगे क्या दिया हमारा? महत्वपूर्ण तथ्य दिया हुआ है। ठीक है ना। महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में देखते हैं। कह रहा है कि नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष भारत के कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। कौन? भारत के प्रधानमंत्री। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया जी हैं। कौन है? अरविंद पनगड़िया हैं। नीति आयोग के प्रथम CEO सिंधुश्री खुल्लर थे। कौन थे? सिंधुश्री खुल्लर जी थी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है।
ठीक है, प्रधानमंत्री उनकी नियुक्ति करता है और उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी प्राप्त होता है। जो नीति आयोग का उपाध्यक्ष होता है उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। ठीक है, फिर आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल या प्रशासक शामिल होते हैं। जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके उपराज्यपाल जो होते हैं वो भी उनमें शामिल होते हैं। ठीक है, वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी जी हैं। कौन है? सुमन बेरी जी हैं। वर्तमान में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी जो है CEO कौन है? BVR सुब्रमण्यम जी हैं। कौन है? BVR सुब्रमण्यम स्वामी हैं। ओके, अब लोकपाल के बारे में देखते हैं। लोकपाल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1963 ईस्वी में डॉक्टर LM सिंघवी द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? LM सिंघवी द्वारा किया गया था 1963 में सबसे पहली बार। विश्व में ओम्बुड्समैन या लोकपाल संस्था की शुरुआत सबसे पहले स्वीडन में 1809 ईस्वी में की गई थी। कब? 1809 ईस्वी में सबसे पहले की गई थी। आगे क्या कह रहा है, भारत में लोकपाल और लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव सर्वप्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 ने दिया था। ठीक है, जो प्रशासनिक सुधार आयोग है उसने 1966 में इसका जो है सुझाव दिया था कि लोकायुक्त की एक स्थापना की जानी चाहिए, एक लोकपाल होना चाहिए भारत में भी। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष मोरारजी देसाई थे। मोरारजी देसाई बाद में के हनुमतैया बन गए थे। ठीक है ना, बाद में कौन बन गया था? के हनुमतैया जी। भारतीय संसद में लोकपाल बिल पहली बार वर्ष 1968 में पेश किया गया था। 1968 में, 1966 में एक उसके लिए आयोग की सिफारिश हुई, 1968 में बनाया गया। भारत में लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 को पारित किया गया। ठीक है ना, 2013 में पारित हुआ है यह अधिनियम 16 जनवरी 2014 से लागू माना गया है। 16 जनवरी 2014 से लागू माना गया है। ठीक है, भारत के पहले लोकपाल अध्यक्ष जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष थे। कौन थे? पिनाकी चंद्र घोष थे पहले लोकपाल। वर्तमान में जनवरी 2026 की स्थिति के अनुसार भारत के लोकपाल अध्यक्ष जस्टिस AM खानविलकर जी हैं। AM खानविलकर जी हैं। ठीक है, लोकपाल अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरी हो जाए हो सकता है। ठीक है, 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु में, है ना, ये दोनों में से कोई एक हो सकता है। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि लोकपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा एक चयन सिफारिश की समिति पर किया जाता है ना। चयन सिफारिश एक समिति बनी है, समिति की एक सिफारिश होगी, उसके द्वारा कौन करेगा? राष्ट्रपति जी करेंगे। ठीक, आगे कह रहा है चुनाव आयोग के बारे में देखते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, चुनाव आयोग से लगभग क्वेश्चंस मल्टीपल टाइम पूछे गए हैं, तो इसको ध्यान से थोड़ा देखते हैं हम लोग। राइट है, इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। क्या कह रहा है, कह रहा है कि संवैधानिक प्रावधान एवं स्थापना के बारे में भारतीय संविधान के भाग 15 में निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। ठीक, निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग के गठन, शक्तियां और कार्यों का वर्णन है। ठीक है ना, गठन, शक्तियां और कार्य का वर्णन है। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1951 को हुई थी। कब? 25 जनवरी 1950 को हुई थी निर्वाचन आयोग की स्थापना। ठीक है ना। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 25 जनवरी को इसकी स्थापना है, तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं? 25 जनवरी को मनाते हैं इसलिए। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई है? 25 जनवरी को, और 25 जनवरी को ही निर्वाचन राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाते हैं। भारत का निर्वाचन आयोग एक अस्थायी और स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। एक अस्थायी है, स्वतंत्र है और संवैधानिक निकाय है। ठीक है ना। संरचना एवं नियुक्तियों के बारे में इसके देख लेते हैं। वर्तमान में निर्वाचन आयोग 3 सदस्यीय संस्था है। कितनी? 3 सदस्यीय। एक मुख्य चुनाव आयुक्त है और 2 अन्य चुनाव आयुक्त उनके साथ में हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भारत के कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? भारत के राष्ट्रपति द्वारा। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी दोनों में से पहले पूरा हो जाए उस आधार पे, या तो 6 वर्ष का उनका कार्यकाल होगा या तो 65 वर्ष का।
अन्य चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की अवस्था होता है। कितना? या तो 6 वर्ष तक रहेंगे या तो उनको 62 वर्ष तक रखा जाएगा। कार्य एवं शक्तियों के बारे में देखते हैं। कार्य एवं शक्तियों के बारे में क्या कह रहे हैं? कार्य एवं शक्तियों के बारे में कह रहा है, कार्य एवं शक्तियाँ: संसद, राज्य विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनावों का संचालन भारत निर्वाचन आयोग करता है। राजनीतिक दलों को मान्यता देना भी निर्वाचन आयोग का काम है। उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित करना, यह भी चुनाव आयोग के ही कार्य है। चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही आदर्श आचार संहिता लागू करना, यह भी चुनाव आयोग का ही काम होता है। मतदाता सूची तैयार करना और उसमें सुधार करना निर्वाचन आयोग की ही जिम्मेदारी होती है। किसकी? निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी होती है। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम कौन है? सुकुमार सेन जी हैं। सबसे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। 1950 में जब बन के तैयार हुआ था, है ना? कब? 25 जनवरी को। 25 जनवरी 1950 में कौन थे सबसे पहले? सुकुमार सेन जी थे। भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? वीएस रमा देवी। कौन थी? वीएस रमा देवी जी थी। मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष, 61वां संविधान संशोधन। ये पूछा जाता भाई, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। 1989 में 1989 को, कब? 1989 को किया गया था। 61वां संविधान संशोधन में 18 वर्ष कर दिया गया था 21 वर्ष से। ठीक है। ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ईवीएम का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इसका पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। भारत में ईवीएम का पहली बार प्रयोग 1982 में केरल ना पारूर विधानसभा में किया गया था। सबसे पहले केरल में किया गया सबसे पहले। ठीक है, 1982 ईस्वी में। वीवीपैट का पूर्ण रूप वोटर वेरीफेबल पेपर ऑडिट ट्रायल है ना? वीवीपैट का पूर्ण रूप, जिससे मतदाता अपने वोट की पुष्टि कर सकते हैं। ठीक है, वीवीपैट जो होता है, ठीक है ना? वीवीपैट का मतलब होता है कि आप यहाँ पे सर्कल में हर पार्टियों का ऐसे ऐसे चिन्ह बना हुआ रहेगा, तो आप जिस पे भी क्लिक करोगे, ठीक है, तो वीवीपैट उसके बगल में यहाँ पर एक बड़ा सा आपका स्क्रीन बोर्ड होगा। उसमें आपको जो बटन आप क्लिक करोगे, जैसे आपने बीजेपी को वोट दिया ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कमल का फूल ऐसे करके बन जाएगा, राइट? यहाँ पे आपने किसको वोट दिया? आपने यहाँ पे सपा को वोट दिया तो यहाँ पे साइकिल बन जाएगा। आपने यहाँ पे बसपा को तो यहाँ पे हाथी का चिन्ह बन जाएगा। आप आम आदमी पार्टी को आपने वोट दिया तो यहाँ पे झाड़ू का चिन्ह बन जाएगा। ठीक है, तो ये इसको वीवीपैट बोलते हैं। ठीक है, वो वोटर क्या है? वेरीफेबल पेपर ऑडिट ट्रायल। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? कह रहा है विशेष प्रावधान वाले राज्य के उन्हें अनुच्छेद 371 से 371 जे तक। अनुच्छेद 371 महाराष्ट्र और गुजरात में है। अनुच्छेद 371 ए नागालैंड को कहते हैं। अनुच्छेद 371 बी असम है। 371 सी मणिपुर है। ठीक है, इनको विशेष प्रावधान दिया गया है। कुछ चुनाव में थोड़ी सी छूट मिल जाती है इनको चीज़ों के लिए। अनुच्छेद 371 सी क्या है? मणिपुर के लिए है। 371 डी और ई आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए क्रमशः है। 371 क्या है? आई क्या है? आई है ना? ये गोवा के लिए है। और 371 जी जो है ये कर्नाटका के लिए आपके है ना? इसमें विशेष प्रावधान थोड़े से इनको मिल जाते हैं, थोड़ी सी छूटें मिल जाती हैं चीज़ों के लिए। आगे क्या कह रहा है? राजनीतिक दल कौन कौन से हैं? कह रहा है कि भारत में बहुदलीय व्यवस्था प्रचलित है। बहुत ढेर सारे दल हैं, कोई भी अपना दल बना सकता है, उसमें कोई इशू नहीं है। भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता निर्वाचन आयोग प्रदान करता है। कौन? निर्वाचन आयोग उनको मान्यता प्रदान करेगा। ठीक है, आगे क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं। कह रहा है कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित है। 10वीं अनुसूची, ठीक है ना? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी को की गई थी। भारतीय जनता पार्टी का गठन 1980 में किया गया था। ठीक है, उसके लगभग 100 साल बाद। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 दल बदल पर रोक लगाने से संबंधित है। कौन सा? 52वां। किसने किया था? राजीव गांधी सरकार ने। किसने? राजीव गांधी सरकार ने। ठीक है, राजीव गांधी गवर्नमेंट ने किया था इसको। ओके, आगे क्या कह रहा है? कह रहा आम आदमी पार्टी आपको राष्ट्रीय दल का दर्जा वर्ष 2023 में प्राप्त हुआ है ना? वर्तमान में कुल 6
राजनीतिक पार्टियां हैं, राष्ट्रीय पार्टियां कैसे, बीजेपी हुआ, कांग्रेस हुआ, आम आदमी पार्टी हुआ, एसपी हुआ, बीएसपी हुआ मतलब मायावती जी की, सीपीआई है ना, और एम और दूसरा क्या है, अगला क्या है, एनपीपी, राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, ये सब है ना, 6 ही पार्टियां हैं, है ना। इसमें आप अभी नया लेटेस्ट जो 2023 में इसको उसका दर्जा मिला है। आगे क्या कह रहा है, राजभाषा के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में, राजभाषा। भारतीय संविधान का भाग 17 में राजभाषा का उल्लेख किया गया है। किसका, राजभाषा का उल्लेख। संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, भाग 17 है इसके लिए, 343 से 351 के बीच में। संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार संघ की राजभाषा कौन होगी, हिंदी, और लिपि कौन सी होगी, देवनागरी होगी। कौन सी लिपि, कौन सी है, देवनागरी। संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख है, जिसमें वर्तमान में कुल कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं। कितना, 22 भाषाएं हैं वर्तमान में। मूल संविधान में कुल 14 भाषाएं आपकी थी, 8वीं अनुसूची में कितनी, 14 भाषाएं थी। अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास और प्रचार प्रसार के लिए निर्देश भी दिया गया है। ठीक है ना। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन 7 जून 1955 को वीजी खेर की अध्यक्षता में किया गया था। 7 जून 1955 में राजभाषा आयोग का गठन। भाषा संशोधन क्या है, सिंधी भाषा को 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। ठीक है, सिंधी भाषा को कब, 21वां संविधान संशोधन 1967 1967 को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली इसको 71वां संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में जोड़ा गया। कब, 1992 में। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को 92वां संविधान संशोधन 2003 में द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, कब, 2003 में, है ना। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को टोटल वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हो गई। ठीक है, तो कैसे इसको याद रखना है, एक तो 21वां संविधान संशोधन 71वां, 21 के बाद 21वां, 50 डायरेक्ट बढ़ गया, उसके बाद फिर 92वां संविधान संशोधन, मतलब एक डिजिट इससे बढ़ जाएगा, इसमें 21 बढ़ गया, इसमें 50 की वृद्धि और इसमें 21 बढ़ रहा है, राइट। तो ऐसे ही याद रख लेना आपको, ये 67 फिर 92 फिर 2003, ठीक है ना, 67 92 फिर 2003। आगे क्या कह रहा है, स्थानीय स्वशासन के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में, स्थानीय स्वशासन। 73वां संविधान संशोधन 1992 के। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक रिपन को 1882 को माना जाता है ना, स्थानीय स्वशासन। संविधान में अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश भी दिया गया है, लेकिन डीपीएसपी पे है, ये डीपीएसपी है ना। आगे क्या कह रहा है आपका, कह रहा है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 को दिया था। बलवंत राय मेहता समिति बनाई गई थी, जिसमें बलवंत राय मेहता जी उसके अध्यक्ष थे। उन्होंने 1957 ईस्वी में इसके लिए सुझाव दिया था। द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव अशोक मेहता समिति 1977 में दिया था, द्विस्तरीय। ठीक, और ये त्रिस्तरीय है, बलवंत राय मेहता त्रिस्तरीय है, द्विस्तरीय है कौन है, अशोक मेहता समिति। पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंडित नेहरू द्वारा किया गया था। राजस्थान के नागौर जिले में के लिए किया गया था। पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तर, ग्राम स्तर कौन कौन से हैं, एक ग्राम स्तर, ग्राम पंचायत और ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। ठीक है ना, 3 किए गए हैं। कौन कौन से हैं, एक ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। इन 3 पंचायती राज व्यवस्थाओं का वो किया गया है। मतलब अशोक मेहता के सुझाव को नहीं माना गया, बलवंत राय मेहता के सुझाव को माना गया है ना, 1959 वाले। पंचायत राज सूची का विषय है, पंचायत जो है ये राज्य सूची का विषय है। संविधान की 11वीं अनुसूची जो है, इसमें 29 विषय शामिल हैं, में पंचायती राज का वर्णन किया गया है ना, पंचायती राज का वर्णन है। पंचायतों में महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 मतलब 33% सीटों का आरक्षण अनिवार्य है। 33% महिलाएं कम से कम होनी चाहिए। स्थानीय नगरीय स्थानीय स्वशासन 74वां संविधान संशोधन 1992 में 74वें संविधान संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें 18 विषय, इसमें 29 विषय थे, इसमें 18 विषय शामिल किया गया है। भारत में पहला नगर निगम जो है मद्रास मतलब चेन्नई में वर्ष
87 से 88 में स्थापित किया गया था। ठीक है, 87 से 88 में स्थापित किया गया है इसको। अब आगे देखते हैं क्या है, पंचायती राज संबंधित समितियां कौन सी हैं। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में, अशोक मेहता 1977 में, जीवी के राव मौलंकर इनका नाम था, जीवी के राव समिति 1985 में बना था। LM सिंघवी समिति जो है वो 1986 में बनी है। ठीक है, ये 1985 में। और PK थुंगन समिति जो है ये 1988 में बनाया गया था। ठीक है, 85, 86 और 88। संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद को देखते हैं ना फटाफट। कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में देख लेते हैं। अनुच्छेद और इनके विषय। अनुच्छेद 1 क्या कह रहा है, संघ का नाम, राज्य एवं क्षेत्र। अनुच्छेद 3 संसद द्वारा किसी राज्य का नाम तथा नए राज्यों का गठन व इनकी सीमा तथा नामों में परिवर्तन भी कर सकती है। ठीक है, अनुच्छेद 3 में है। अनुच्छेद 5 में नागरिकता दिया गया है। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान है। 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता आपको है। ठीक है, अनुच्छेद 21A में क्या है, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार है। 22 में क्या है अनुच्छेद, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण है आपको। ठीक है, उससे बचाव कैसे कर सकते हो आप। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार मतलब मानव तस्करी तथा बलात् श्रम पे निषेध लगाया गया है। अनुच्छेद 26 क्या है, धार्मिक कार्य के प्रबंधन की स्वतंत्रता यहाँ पे दी गई है। ठीक है, अनुच्छेद 29 क्या है, अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण है। अनुच्छेद 30 क्या है, शिक्षा संस्थानों की स्थापना व प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार होगा। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है आपको। ठीक है, अनुच्छेद डायरेक्ट पूछता है क्वेश्चंस में, इसको याद रखना आप लोग, डायरेक्ट आता है GD के क्वेश्चंस में। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार हो गया। अनुच्छेद 33 संसद द्वारा सशस्त्र बल, पुलिस बलों आदि के सदस्यों के मूल अधिकारों पर युक्त प्रतिबंध लगाता है। मतलब जितना चाहेगा उतना ही केंद्र सरकार इनको प्रोवाइड करवाएगी, अदरवाइज को मौलिक अधिकार इनके प्राप्त नहीं है। अनुच्छेद 34 के बारे में, जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त हो तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारियों पर निर्बंधन कैसे किया जाएगा, ये इसके बारे में अनुच्छेद 34 बताता है। अनुच्छेद 35 भाग 3 के कुछ उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान इसमें अनुच्छेद 35 में दिया गया है। अनुच्छेद 38 राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। क्या बनाएगा, सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। आगे क्या कह रहा है, अनुच्छेद 50 कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण किया गया है इसमें। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में अभिवृद्धि की बात कर रहा है। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ प्रतिज्ञान कैसे लिया जाएगा। अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना, ये अनुच्छेद 64 हमको बताता है। अनुच्छेद 66 क्या कह रहा है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा। अनुच्छेद 67 उपराष्ट्रपति की पदावधि क्या होगी, ये उसके बारे में बता रहा है। ठीक है, उपराष्ट्रपति की पदावधि मतलब कितने साल तक वो पद पे अपने बने रहेंगे, इसके बारे में बता रहा है। आगे क्या कह रहा है, अनुच्छेद 69 उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति। 76 अनुच्छेद क्या कह रहा है, भारत में एक महान्यायवादी होगा। अनुच्छेद 77 भारत सरकार के कार्य का संचालन करेगा। आप लोग एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि भारतीय संसद में जो संसद का सदस्य नहीं है उसके बाद भी ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसको संसद में खड़े होकर बोलने का अधिकार है। मैं क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ, ऐसा कौन सा व्यक्ति है या कौन सा ऐसा पद है भारतीय संविधान के द्वारा दिया गया है जो भारतीय संसद में जो संसद का सदस्य नहीं है, मतलब वो MP या MLA नहीं है, फिर भी चाहे विधानसभा होगा चाहे राज्यसभा या लोकसभा होगा उसमें वो भाग ले सकता है, बस वोट नहीं डालेगा। वोटिंग का राइट उसके पास नहीं होगा, वोट नहीं डाल सकता है, लेकिन उसको बोलने का अधिकार है, बोलने का अधिकार होगा। ठीक है, बोलने का अधिकार पूरा होगा। बात समझ में आ रही है। अनुच्छेद 79 संसद के बारे में। अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना। अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना। अनुच्छेद 82 प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन की बात कर रहा है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, अनुच्छेद 83 के बाद संसद के दोनों सदनों की अवधि के बारे में बात कर रहा है। अनुच्छेद 84 संसद की सदस्यता के लिए योग्यता की बात कर रहा है। अनुच्छेद 85 संसद का सत्र या सत्रावसान और विघटन के बारे में कह रहा है। अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण जो होता है वो 87 में होता है।
89 में राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के बारे में है। अनुच्छेद 93 लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात हो रही है। अनुच्छेद 98 संसद का सचिवालय जो होगा उसके बारे में बात हो रही है। अनुच्छेद 106 संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते। 110 में अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण जो बजट के बारे में बात करता है उसकी व्याख्या है। अनुच्छेद 117 वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध है आपका। 120 में आर्टिकल में क्या कह रहा है, संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा कौन सी होगी। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति की अध्यादेश की शक्ति जो है 123 में है। अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है ना। 124 में क्या है, उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होगा। उच्चतम न्यायालय का कोई एक अभिलेख न्यायालय हो सकता है, ये अभिलेख न्यायालय होगा। आर्टिकल 129 में कह रहा है। इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किया गया कोई भी आदेश पूरे देश में जो है एक कानून के रूप में माना जाएगा, इसका मतलब ये है। ठीक। अनुच्छेद 137 क्या कह रहा है, निर्णयों का आदेश का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन, मतलब 137 अपने ही निर्णय को स्वतः संज्ञान में लेकर दोबारा रीचेक फैक्ट चेक कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श कौन लेगा, राष्ट्रपति मांग सकता है। 148 लेकिन बाध्य नहीं है, मांग सकता है, वो उसको सुझाव दे भी सकता है लेकिन वो बाध्यकारी नहीं होगा। अनुच्छेद 148 क्या है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा जो भारत के लेखा जोखा रखता है सभी पैसों के बारे में। ठीक है। अनुच्छेद 155 क्या है, राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 161 क्या है, राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 163 राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद बनाई जाएगी। अनुच्छेद 165 राज्य का महाधिवक्ता भी एक घोषित किया जाएगा। ठीक है। अनुच्छेद 168 राज्यों के विधानमंडल का गठन है 168 में। ठीक है। 168 में क्या है, राज्य के विधानमंडल का गठन। 169 में राज्यों के विधान परिषद या का उत्सादन या सृजन करना। अनुच्छेद 170 में क्या है, राज्य विधानसभा की संरचना। 178 में क्या है, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में बात कर रहा है। ठीक है। अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के बारे में बात कर रहा है। आगे क्या कह रहा है, 182 में क्या है, विधान परिषद का सभापति और उपसभापति एक होगा। 214 में आर्टिकल में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होगा। अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होगा एक। ठीक है। अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालय द्वारा रिट जारी किया जाएगा। अनुच्छेद 231 दो या दो से अधिक राज्यों का एक उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है ना। अनुच्छेद 239 में क्या है, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन इससे किया जाएगा। अनुच्छेद 239 का क्या है, दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध किया गया है 239 का में। अनुच्छेद 243 का में क्या है, ग्राम सभा। 243 खा में क्या है, पंचायत का गठन। 243 क्यू जो एक बनाया गया है, नगर पालिकाओं का इसमें गठन किया गया है। ठीक है। अनुच्छेद 244 अनुसूचित जाति क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन कैसे चलेगा, वो 244 में है। अनुच्छेद 249 में राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रहित में विधि बनाने की संसद की शक्ति है। अनुच्छेद 262 में क्या है, अंतर्राज्यीय नदी या दोनों के जल संबंधित विवादों का न्याय निर्णय जो होता है ये इसके द्वारा किया जाएगा। ठीक है। आगे क्या कह रहा है, अनुच्छेद 263 अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध है। 266 में भारत के राज्यों में संचित निधि और लोक लेखा। अनुच्छेद 267 आकस्मिकता निधि के बारे में बता रहा है। ओके। 315 में संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। 329 में निर्वाचन संबंधित मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्णन है। 330 में क्या है, लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान का आरक्षण जो है वो 330 में है। ठीक है। 332 में राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए स्थान का आरक्षण। 339 में अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन और अनुसूचित जातियों के कल्याण के बारे में एक संघ का नियंत्रण कैसे होगा, ये अनुच्छेद 339 बताता है। 340 क्या बताता है, पिछड़े वर्ग की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति। 341 अनुच्छेद अनुसूचित जातियों के बारे में है। 342 के बारे में अनुसूचित जनजातियों के बारे में है। अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा एक होगी, संघ की राजभाषा होगी।
343, 345 राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं हैं, है ना। 345 में, 346 में क्या है, एक राज्य और दूसरे राज्यों के बीच या राज्य और संघ राज्यों के बीच पत्रादि की भाषा जो होगी वो कैसी होगी, जो एक दूसरे को लिखेंगे लेटर्स वगैरह, उसके बारे में बात कर रहा है। अनुच्छेद 346 में बात कर रहा है, ठीक है। आगे कह रहा है अनुच्छेद 351 में क्या कह रहा है, हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में राज्य आपातकाल, 360 में वित्तीय आपातकाल, 368 में संविधान संशोधन में शक्ति जो है संसद के पास कितनी है, उसकी प्रक्रिया क्या है, इन सब के बारे में 368 है। भाग क्या है इसका, भाग 20 है। आपातकाल का भाग क्या है, भाग 18 है। राजभाषा क्या है, भाग 17 में है। याद रखना इन चीज़ों को, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, 393 में क्या है, भारतीय संविधान का संक्षिप्त नाम जो है उसके वो 393 आर्टिकल में है, राइट। अब देखते हैं संशोधन की प्रक्रिया के बारे में। कुछ महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं अपने, उसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। आगे क्या कह रहा है आपका, क्या कह रहा है आगे, संशोधन की प्रक्रिया के बारे में बात कर रहा है। संविधान में जो संशोधन किए गए हैं वो, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, कि संविधान से ली गई है। हमारे देश में संविधान संशोधन की प्रक्रिया ना तो अमेरिका जितनी कठोर है और ना ही ब्रिटेन जितनी लचीली है, ठीक है, मध्यम मार्ग है। संविधान के भाग कितने में, 20 में। अनुच्छेद 368 में संशोधन करने के लिए शक्ति जो है संसद के पास है। इसकी शक्ति किसके पास है, संसद के पास है। आगे कह रहा है केशवानंद भारतीवाद 1973 में यह निर्णय लिया गया था कि संसद संविधान के उन हिस्सों में संशोधन नहीं कर सकती जो संविधान के मूल ढांचे का भाग है, ठीक है। मूल ढांचा, संशोधनों के प्रकार, संविधान संशोधन की 3 प्रकार की प्रक्रियाओं का प्रावधान है, साधारण बहुमत द्वारा, विशेष बहुमत द्वारा, विशेष बहुमत और राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा संशोधन। ये सबसे जटिल प्रक्रिया है तीसरा, और ये इन सब के कंपेयर में तीनों की थोड़ा लचीली प्रक्रिया है, ठीक है। सबसे जटिली प्रक्रिया ये है और इन तीनों के कंपेयर में सबसे आसान प्रक्रिया ये है। साधारण बहुमत द्वारा संशोधन, संविधान में कई प्रकार के क्या है, यहाँ देखते हैं थोड़ा ना पास करके, कह रहा है साधारण बहुमत द्वारा क्या है कि संविधान में कई प्रावधानों को अनुच्छेद 368 के दायरे से बाहर संसद के दोनों सदनों में साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है। ऐसे मामलों में संशोधन हेतु किसी विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती है। साधारण बहुमत से तात्पर्य है सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले आधे से अधिक सदस्यों के बहुमत से इन प्रावधानों में शामिल हैं, ठीक है ना। अब आगे क्या है, इससे क्या क्या बदले जा सकते हैं ये देख लो। क्या क्या बदले जाएंगे इससे, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना कर सकते हैं साधारण बहुमत से। नए राज्यों का गठन, मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों या सीमाओं या नामों में परिवर्तन साधारण बहुमत से कर सकते हैं। राज्यों में विधान परिषदों का उन्मूलन या निर्माण, संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते, संसद उसके सदस्यों और उनकी समितियों के विशेषाधिकार के बारे में, उच्चतम न्यायालय को अधिक अधिकारिता प्रदान करना हो, संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव के बारे में, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन जब होता है उसके बारे में साधारण बहुमत काम करता है। और छठी अनुसूची आदिवासी क्षेत्रों का जो प्रशासन की बात आएगी वहाँ पर भी इसका यूज किया जा सकता है, ओके। दूसरा विशेष बहुमत द्वारा संशोधन। विशेष बहुमत द्वारा संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में दी गई है। संविधान के अधिकांश प्रावधानों को संसद के विशेष बहुमत से संशोधित करने की आवश्यकता है, ठीक है। अर्थात प्रत्येक सदन की कुल सदस्यता का बहुमत और प्रत्येक सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत, इस तरह से संशोधित किए जा सकने वाले प्रावधानों में शामिल हैं। सब कौन कौन से हैं इसमें, मौलिक अधिकार जब विशेष बहुमत होगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में तब विशेष बहुमत होगा, अन्य सभी प्रावधान जो पहली और तीसरी श्रेणी में शामिल नहीं हैं। अब आगे देखते हैं इसमें क्या कह रहा है, मतलब इसका क्या है। कह रहा है एक तो जो है विशेष बहुमत का मतलब है प्रत्येक सदन की कुल सदस्यता। जैसे जब लोकसभा की बात होगी तो वहाँ पे 550 सदस्य हैं और राज्यसभा की बात होगी तो वहाँ पे 250 सदस्य हैं, राइट। कह रहा है कि प्रत्येक सदस्य की उपस्थित मतदान, अब इसमें 550 में से मान लीजिए 300 हैं तो उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3, अब 300 में से कम 200 लोग की सहमति चाहिए, ठीक है।
कम से कम 200 लोग के संविधान में अधिकांश प्रावधान होंगे, तब जाके ये बिल पारित होगा। इसको विशेष बहुमत बोला जाता है। आगे क्या तीसरा क्या कह रहा है, कह रहा है कि विशेष बहुमत और राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा यह प्रक्रिया भी अनुच्छेद 368 में दी गई है। इस संशोधन के लिए संसद में प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल का समर्थन भी आवश्यक है। मतलब 28 अगर राज्य हैं तो आपको कम से कम 14 राज्य के समर्थन की आवश्यकता पड़ेगी, तब जाके आपका यह बिल पारित किया जाएगा ना, ये संशोधन हो पाएगी। इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं ये देख लो। निम्नलिखित प्रावधानों को इस तरह संशोधित किया जा सकता है। राष्ट्रपति का चुनाव और उसका तरीका, ये विशेष बहुमत प्लस राज्यों के साथ में। संघ एवं राज्यों की कार्यकारी शक्ति की सीमा, विशेष बहुमत प्लस राज्यों के साथ में। संघ एवं राज्यों के बीच विधायी शक्ति का विवरण, विशेष प्लस राज्य होने चाहिए। 7वीं अनुसूची में कोई भी सूची का इधर उधर फेर बदल करना है उनके विषय के बारे में, तो भी यही प्रक्रिया। संसद में राज्यों का जो प्रतिनिधित्व कितना होगा इसके बारे में तो भी यही प्रावधान करना पड़ेगा। ठीक है। प्रमुख संविधान संशोधन कौन कौन से हैं इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट भाई, इसको भी याद रखना है। और लास्ट स्टेप चल रहा है, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनने वाली है, आप लोग टेंशन नहीं लेना। प्रथम संविधान संशोधन 1951 में, इस संशोधन में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। भूमि संबंधित विधियों को संरक्षण प्रदान किया गया। अनुच्छेद 15(4) जोड़ा गया था इसके लिए। ठीक है, आर्टिकल 15 क्लॉज 4 भी इसके लिए जोड़ा गया है। 7वां संविधान संशोधन 1956 है। इस संशोधन द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया है। 12वां संविधान संशोधन 1962, गोवा दमन द्वीप भारतीय संघ में शामिल किया गया था। 14वां संविधान संशोधन 1962 में फ्रांसीसी आधिपत्य वाले पुदुचेरी को भारत का अंग बना दिया गया। ठीक है। 21वां संविधान संशोधन 1967, अनुसूची 8 में सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में 1967 में ना भाषा के रूप में जोड़ा गया। अनुच्छेद 24 1971 में संसद के मौलिक अधिकार सहित संविधान में किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार मिल गया 24वां संविधान संशोधन से। 26वां संशोधन 1971 में राजाओं के प्रीवी पर्स और विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया गया। 27वां संशोधन जो है 1971 में पूर्वोत्तर राज्यों का गठन किया गया था ना। 31वां संविधान संशोधन 1973 में किया गया था। कब? 1973 में। लोकसभा में 525 से संख्या बढ़ाकर 545 कर दिया गया। 35वां संशोधन 1974 में हुआ था। सिक्किम को सह राज्य के रूप में शामिल किया गया। और 42वां संविधान संशोधन 1976, इसमें संविधान में प्रस्तावना में 3 नए शब्द, समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता एवं अखंडता, 3 शब्द जोड़े गए। अब सोच के देखिए, ये जो धर्मनिरपेक्षता शब्द लोग चिल्लाते हैं कि पहले नहीं था, बाद में आया है। आगे, नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर सर्वोच्चता दी गई है। ठीक। संविधान के भाग 4 का में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं। लोकसभा व विधानसभा में कार्यकाल में 5 से 6 वर्ष कर दिया गया था। ये सब 42वां के अंतर्गत हो रहा है। इसमें द्वारा शिक्षा, वन्य जीव तथा पक्षियों का संरक्षण, नाप तोल और न्याय प्रशासन एवं उच्चतम और उच्च न्यायालय के अलावा सभी न्यायालयों का गठन एवं संगठन जैसे 5 विषयों को समवर्ती सूची में ला दिया गया था, राज्य सूची से निकालकर। ठीक है ना। 44वां संविधान संशोधन क्या कह रहा है? 1978 में हुआ था। इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का आधार आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया था। ठीक है। लोकसभा व विधानसभा का कार्यकाल पुनः 6 वर्ष से घटाकर कहाँ कर दिया गया? 5 वर्ष कर दिया गया। 52वां संविधान संशोधन 1985, दल बदल विरोधी प्रावधान अनुसूची 10 में जोड़ी गई थी। आगे क्या कह रहा है? अनुच्छेद 101, 102, 190 और 191 में संशोधन किया गया। ठीक है। आगे क्या कह रहा है आपका, है ना, आखिरी पॉइंट्स चल रहे हैं इसमें। 61वां संविधान संशोधन आपका क्या कह रहा है? 1989, मतदान की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई आपकी। 69वां क्या कह रहा है? 1991, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR का दर्जा दिया गया 69वें संविधान संशोधन के द्वारा। 70वां संविधान संशोधन 1992, दिल्ली तथा पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया। मतलब ये लोग भी वोटिंग कर सकते हैं, राइट।
फिर 71वां संविधान संशोधन 1992 में 8वीं अनुसूची में 3 भाषा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया। 84वां संविधान संशोधन 2001 में लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटों की संख्या वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया। 86वां संविधान संशोधन 2002 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा को मौलिक आधार के रूप में मान्यता मिल गई। ठीक है, आगे 92वां संविधान संशोधन 2003, इसके अनुसार मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या सदन की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। 92वां संविधान संशोधन 2003, संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषा को शामिल किया गया और अब इनकी संख्या टोटल 22 हो गई है। 93वां संविधान संशोधन 2005 में है। शिक्षण संस्थानों में आरक्षण 2005 में 93वां शिक्षण संस्थानों में आरक्षण अनुच्छेद 15 की धारा 4 के प्रावधान के तहत किया जाएगा। 95वां संविधान संशोधन सन 2010 में लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सीटों को आरक्षण बढ़ा दिया गया। 96वां संशोधन 2011 में उड़िया भाषा का नाम बदलकर ओडिया कर दिया गया। उड़िया का भाषा बदलकर ओडिया कर दिया गया। आगे क्या कह रहा है? 97वां संविधान संशोधन 2011 में संविधान में नया भाग 9B मतलब 9 खा जोड़ा गया, जिसका नाम सहकारी समितियां हैं। क्या है? सहकारी समितियां। 99वां संविधान संशोधन 2014 में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन सर्वोच्च न्यायालय ने 2015 में इसे रद्द कर दिया। इस टाइम पर यह लागू नहीं है। 100वां संविधान संशोधन 2015, भारत बांग्लादेश के मध्य भूमि सीमा समझौता किया गया। 101वां संविधान संशोधन 2016 में वस्तु एवं सेवा कर GST को लागू किया गया 101वें से 2016 में। 103वां 2019 में हुआ 3वां संविधान संशोधन, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% का आरक्षण दिया। EWS जिसको बोलते हैं हम लोग, क्या EWS बोलते हैं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। 104वां संविधान संशोधन 2019, इसके तहत अनुच्छेद 334 में संशोधन किया, जिसमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण 10 साल तक बढ़ा दिया गया। ठीक है, 2019 में किया था। तथा आंग्ला भारतीय की नियुक्ति को रद्द कर दिया। जो आंग्ल भारतीय लोग नियुक्त होते थे 2 सीटें, उनको हटा दिया गया। 105वां संविधान संशोधन 2021 में हुआ है। इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय के मराठा आरक्षण पर दिए गए निर्णय का प्रभाव समाप्त करके राज्य की अपनी OBC सूची को बनाने की शक्ति को बहाल किया गया है ना। 2021 में 105वां संविधान। 106वां संविधान संशोधन 2023 में इस संविधान संशोधन को महिला आरक्षण विधेयक के रूप में जाना जाता है। यह विधेयक भारतीय संसद द्वारा 20 सितंबर 2023 को पारित किया गया और इसमें 28 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति की स्वीकृति भी प्रदान हो गई। तो इस प्रकार से आपका भैया पॉलिटी का सेशन भी आज पूर्णतः समाप्त हो गया है। अब आप लोग SSC GD में टोटल 20 नंबर का जो GS का क्वेश्चन आता है, उसमें से 4 नंबर आप लोग इससे फिक्स कर सकते हैं अपना। कितना? 4 नंबर पॉलिटी से आना फिक्स है। ठीक है, इस पूरे संविधान का भी एक मैराथन आप लोग को हम लेके जरूर आएंगे। ठीक है, और जो प्रॉमिस किया गया है अगले मतलब 20 फरवरी तक। आज कितना तारीख है इसमें? आज इसमें क्या हुआ? 16 तारीख है। 16 इन 4-5 दिनों के अंदर पूरा गागर में सागर सीरीज जो है, गागर में सागर आपका पूर्णतः समाप्त कर दिया जाएगा। और इसका पॉलिटी का पूरा मैराथन बहुत जल्द ही हो सकता है, कल या परसों में लेकर हम लोग आ जाएं इसके लिए। और मैथ के आज मैराथन आप लोगों की आ रही है, आप लोग 9:30 बजे से उससे जुड़ना ना भूलें अभी थोड़ी देर पे। तो इस तरीके से भैया हम लोग चलते हैं। आप लोग पढ़ाई पे एकदम ध्यान देते रहिए, ठीक ना। ये टेस्ट वाला 2.0 परिवार आपके साथ पूरी निष्ठा और तत्परता के साथ में लगा हुआ है। आप उसके लिए टेंशन नहीं लेंगे, पूरी जिम्मेदारी हमारी है। बस आप लोगों को करना क्या है कि आप लोगों को जो वीडियोस हम प्रोवाइड करवा रहे हैं उन वीडियोस को आपको देखना है ना। और लाइक भैया कर दिया करिए। आप लोग वीडियोस को लाइक नहीं करते हैं आप लोग यार, वीडियोस को लाइक कर दीजिए। और जो भाई लोग हमारी वीडियोस को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे द्वारा जो भी एफर्ट लगाया जा रहा है आप लोगों के लिए ही है। ठीक है,
जो भी नई पुस्तक RWA के माध्यम से गागर में सागर आती है उसको हम लोग पहले प्रोवाइड करवाने की कोशिश आप लोग करते हैं। अब UPSI का जो है गागर में सागर जो बुक लॉन्च हुई है वो भी हम लोग जल्दी ही 20 तारीख के बाद से चालू करेंगे उसको भी। तो आप लोग चैनल पे हमारे बने रहिए और सभी बच्चों तक वीडियोस को शेयर कर दिए ना, ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करिए और कमेंट में अपनी राय बताइए यार कि वीडियो कैसी लगती है आप लोग को, ठीक है ना। इसमें और क्या इंप्रूवमेंट हम लोग कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, इसको आप लोग कमेंट करके बताइए। और इसकी PDF अगर आप लोगों को चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम के हमारे लिंक हैं, है ना, उसको आप जाके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और वहाँ पे आप इस वीडियोस को बहुत आसानी से PDF के रूप में पा सकते हैं, ठीक। तो इसी के साथ में वीडियोस को एंड करते हैं।